दमदार 10 में अब बात करेंगे बांग्लादेश की और बांग्लादेश में हो रही हिंसा की। 18 दिसंबर से बांग्लादेश में जो हिंसा की आग लगी है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब तो ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश में बवाल और बढ़ने वाला है, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा और बीएनपी का वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक रहमान 17 साल के बाद बांग्लादेश लौट रहा है। 60 साल का तारिक रहमान चुनाव लड़ने के लिए बांग्लादेश लौट रहा है। तारिक रहमान लंदन से रवाना हो चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि 26 दिसंबर को बोगुरा 6 सीट से वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तारिक रहमान के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई। बीएनपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए एक दिन पहले से ही ढाका में जुटना शुरू हो गए। माना यह जा रहा है कि अगर बीएनपी चुनाव जीती तो तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि खालिदा जिया 80 साल की हो चुकी हैं, बीमार हैं, अस्पताल में एडमिट हैं। हालांकि तारिक के खिलाफ बांग्लादेश में कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिनमें शेख हसीना की हत्या की साजिश का भी मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक जब रवाना हो रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तारिक रहमान के आने के बाद एक धड़ा ये है जो ये मानता है कि बांग्लादेश में चुनावी हिंसा और बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर बैन है। शेख हसीना बांग्लादेश से निर्वासित हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जमात और बीएनपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में चुनावी हिंसा बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में जिहादी जमातियों का तांडव तो आप लगातार देख ही रहे हैं। राजधानी ढाका में एक बार फिर से जमातियों ने बम से हमला किया। ढाका के मौक बाजार में जिहादियों ने बम फेंका और ये बम उस जगह फेंका गया जहां 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों का स्मारक है। धमाका ठीक इसी मेमोरियल के सामने किया गया। इस धमाके में सियाम नाम का एक शख्स है जिसकी मौत हो गई। ভাই আমি আপনার কিন্তু এটা উপরে কিন্তু আছে আপনার ফ্লাইওভার, এই ফ্লাইওভার উপর থেকে ককটেল জাতীয় কিছু একটা ফেলা হয়েছে। এই ভদ্রলোক যে মারা গেছেন উনি 22-23 বছর বয়স, নাম হচ্ছে সিয়াম। সে এখানে একটা কার হাউসে মানে কাজ করে, তো সে এখানে চা খাওয়ার জন্য আসছিল। তো পাশেই কিন্তু দোকানদার সহ অন্যান্য অনেক লোকজন ছিল, কিন্তু এটা যেহেতু সরাসরি তার মাথায় হিট করেছে, মাথায় পড়ছে, মাথায় পড়ার কারণে তখন তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু ওই মাথায় বাস্ট হয়ে যায়। বাস্ট হওয়ার পরে এটা আমার মনে হয় বড় ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট করে এবং মাথা মোটামুটি বলা যায় 2 ভাগের মতো। वहां की तस्वीरें तो अजीत जी, अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका दमदार 10 में। अजीत जी, तस्वीरें तो वहां की ऑलरेडी ये बता ही चुकी हैं कि सेना के हाथ से, सरकार के हाथ से, पुलिस के हाथ से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अब तारिक जो लौट रहे हैं वो क्या कमाल दिखा सकते हैं या यहां से जिहाद और बढ़ेगा? देखिए, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, वो ऑलरेडी बहुत ही खराब स्थिति में है, बुरी स्थिति में है, क्योंकि शेख हसीना का राज इतना लंबा रहा और उस राज में उनकी सरकार ने भी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और अपेक्षाकृत उनको लिबरल उदार माना जाता है, लेकिन उनकी सरकार ने भी अपोजिशन को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल ठीक। और इसकी वजह से इसकी सबसे बड़ी मार जमात के ऊपर पड़ी, जमात इस्लामी के ऊपर, जिसके सैकड़ों लोगों को फांसी दी गई थी, और बीएनपी के ऊपर भी पड़ा। तभी खालिदा जिया लंबे समय जेल में रही और ये इनको तारिक जिया को, जो उनके बेटे हैं, इनको विदेश में रहना पड़ा लंबे समय तक। अब 17 साल के बाद ये लौट रहे हैं। तो बीएनपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। आकर के अगर तारिक जिया एसर्ट करते हैं अपनी पार्टी को फिर से एस्टैब्लिश करने में और मजबूती से लड़ने के लिए, तो जमात के साथ उनका झगड़ा होगा। जमात के साथ, जमात के पीछे वहाँ की कट्टरपंथी ताकतें तो हैं सफीकुर रहमान के साथ, और बाकी पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन जमात के साथ है। ये हम लोगों ने कल एक छोटा डिस्कशन इस पर किया था ना, कि वो आईएसआई का सेल एक काम कर रहा है ढाका में, जो पाकिस्तान का उच्चायोग है। आज एक रिपोर्ट हमने देखी कि अचानक 5 गुना 6 गुना बढ़ गई है संख्या वहाँ डिप्लोमेट्स की। जहाँ एक पॉलिटिकल अटैची होता था, वहाँ अब 6 लोग रख दिए गए हैं ढाका में पाकिस्तान के। तो ये एकदम से आईएसआई की एक्टिविटीज़ बढ़ी है। और अभी एक बैठक होने की खबर है जो पाकिस्तान की एम्बेसी में हुई है, वहाँ हाई कमीशन में, उसमें सफीकुर रहमान जो जमात के नेता हैं वो मौजूद थे वहाँ। तो जमात के पीछे आईएसआई है, कट्टरपंथी ताकतें हैं। बीएनपी, हम एक बार बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं मीनाक्षी आपके सामने, कि अपेक्षाकृत अभी जो पार्टियां हैं, 5 जो पार्टी लड़ेंगी, उसमें यही पार्टी है जो बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ी डेमोक्रेटिक है, जिसका ये एक जो रही है, पुराने इन लोगों ने सरकार चलाया हुआ। नहीं तो आप जातीय पार्टी देखिए, जो जनरल इरशाद की
पार्टी है या जमात मतलब इस्लामी की पार्टी देखिए। एक नए सिरे का टस्सल हम देखेंगे। जो अभी तक केवल शेख हसीना के खिलाफ था, वो अब खालिदा जिया, तारिक रहमान के खिलाफ भी होगा। अच्छा, बांग्लादेश में जिहादी जमातियों का हिंदुओं के खिलाफ किस कदर ये नफरत और ये आग फैल रही है, उसका एक नमूना और ढाका यूनिवर्सिटी में देखने को मिला, जहां मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि मधुर कैंटीन का नाम हिंदू नाम जैसा प्रतीत होगा। मधुर हिंदी ही नाम है, लेकिन जिहादियों ने मधुर कैंटीन के नाम की वजह से वहां तोड़फोड़ कर दिया। आप पहले तस्वीरें देखें। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन चल रहा था, तब मुक्ति वाहिनी के आंदोलनकारी इस मधुर कैंटीन में बैठकर आजादी के तराने लिखा करते थे अवधेशी। और आज उस कैंटीन का क्या हश्र बनाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि नाम मधुर है। संगीत विश्वविद्यालय में जाकर तोड़फोड़ करने लगे, आगजनी करने लगे। क्यों? क्योंकि वहां संगीत सिखाया जाता था। नहीं, ये मधुर शब्द बंगाली शब्द भी है, मधुर। हाँ, यही तो कह रहा हूँ कि मुझे हैरत है कि बांग्लादेश की पूरी लड़ाई बांग्ला और भाषा के स्तर पर बांग्ला उर्दू की थी, बंगाली संस्कृति पर पंजाबी संस्कृति नहीं हावी हो, इसके लिए थी। दोनों के कल्चरली, दोनों के सिविलाइजेशनली और दोनों के लैंग्वेज रहन सहन में अंतर था। विद्रोह ही उसी का था। तो ये जब पूरा मटिया मेट करने का है, जब मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिरा के उस पर पेशाब कर रहे हैं जिहादी और सरकार की वहां आलोचना नहीं हो रही है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जब एक बार माइंड में इतनी कट्टरपंथी दुनिया में आप देखिए ना, आप बेबीलोन संस्कृति थी जो ईरान इराक की बेबीलोनिया मेसोपोटामिया कुछ नहीं है। ये जो मोहम्मद इकबाल थे, इन्होंने शुरू में तो लिख दिया यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती है मिटती नहीं हमारी, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान का तराना भी लिख दिया, तो उनकी बात तो वो सही है। अब इस समय दो बातें हैं। देखिए, बीएनपी जो रही है ये निहायत ही कट्टरपंथी पार्टी रही है। मुजीबुर रहमान के खिलाफ विद्रोह हुआ, उसके बाद उथल पुथल के बाद 1977 से 81 तक जो है जियाउर रहमान वहां के जो सैनिक जनरल और राष्ट्रपति थे, जिनकी पत्नी खालिदा जिया है, उस काल में कितने अत्याचार हुए हैं। और अजीत जी को ध्यान है होना चाहिए कि ये जो तारिक रहमान जो देश से निर्भागे थे इलाज के लिए, वो कार्यवाहक सरकार के अंदर गए थे। हम बांग्लादेश में उस समय लड़ाई थी कि भाई ये बीएनपी की सरकार जो है ये जमातियों के प्रभाव में है और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता है। तो फिर उसके बाद हुआ कि भाई एक कार्यवाहक सरकार रहे, उसके उसी दौरान एफआईआर वगैरह उन पर दर्ज हुए हैं। और वो देश तो एक भ्रष्टाचार से लिप्त आदमी आज आ रहा है, लेकिन वहां की स्थिति बहुत खराब है। चुनाव होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा? सर, हम तो केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में वहां के पत्रकारों के साथ। एक खबर सर मैं इसमें और जोड़ देती हूँ, क्योंकि ये बांग्लादेश की स्थिति बताता है। पहले अखबारों के दफ्तर द डेली स्टार, प्रथम ऑलो पर हमला किया गया और अब एक महिला पत्रकार को धमकी दी गई। महिला पत्रकार नाज़रीन मुन्नी को दफ्तर में घुसकर धमकी दी गई है। नाज़रीन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जिहादियों का एक गुट उनके दफ्तर में घुस गया, धमकी दी कि अगर इस महिला पत्रकार को नौकरी से नहीं निकाला गया तो वो ग्लोबल टीवी के दफ्तर में आग लगा देंगे। कट्टरपंथियों ने कहा कि ग्लोबल टीवी का वही हाल होगा जो प्रथम ऑलो और द डेली स्टार के दफ्तरों का हुआ। और धमकी मिलने के बाद नाज़रीन ने तस्वीर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी लगाई, जिसमें उनका मुंह सिला हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखें, इस तस्वीर की मैं बात कर रही हूं। प्रतिबंध है, हर तरह से प्रतिबंध। बोलने की आजादी नहीं, लिखने की आजादी नहीं, अपनी बात कहने की आजादी नहीं। हिंदुओं का घर जला देते हैं, वहां पर पर्चा लहरा देते हैं कि प्रदर्शन करने की भी आजादी नहीं, अपने धर्म को मानने की भी आजादी नहीं। कितनों का मुंह बंद करेंगे ये?